आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इसके पूर्व के वीडियो में हमने शिक्षकों के स्थानांतरण और समायोजन की प्रक्रिया क्या होगी इस संदर्भ में महानिदेशक महोदय ने जो प्रस्ताव शासन को भेजा है उसके बारे में डिटेल में बताया है। और इस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दे रहे हैं, यहां से देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के लास्ट में आपको राइट कार्नर में ऊपर तरफ ये वीडियो दिख जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले शिक्षकों के ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या होने वाली है और इस संदर्भ में महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी ने शासन को क्या प्रस्ताव बना के भेजा है। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी का ये पत्र है और ये पत्र प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को लिखा गया है। डेट की यदि हम बात करते हैं तो 14/10/2022 यानी इसी महीने की 14 तारीख को ये पत्र लिखा गया है, लेकिन इसे सार्वजनिक बाद में किया गया है। इस पत्र का विषय है ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों का विकल्प के आधार पर स्थानांतरण के संबंध में। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आपको स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि जो अध्यापक ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत हैं तो वो नगरीय क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं और नगरीय क्षेत्र में कार्यरत अध्यापक ग्रामीण क्षेत्र में नहीं आ सकते हैं, यानी इनका स्थानांतरण या फिर पदोन्नति इस ग्रामीण से नगरीय और नगरी से ग्रामीण क्षेत्र में नहीं हो सकता है। इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे कैडर निर्धारित किया गया है। नगर क्षेत्र का कैडर और ग्रामीण क्षेत्र का कैडर अलग अलग कर दिया गया है और इसी कारण से नगर से ग्रामीण और ग्रामीण से नगर क्षेत्र में न तो स्थानांतरण होते हैं और ना ही पदोन्नति होती है। तो इसी क्रम में और इसी बाधा की वजह से यहाँ पे नगर क्षेत्र में शिक्षकों की कमी हो गई है और इसी कारण से ये महानिदेशक महोदय ने पत्र शासन को दिया है और प्रस्ताव बना के भेजा है कि किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र से शिक्षकों को लेकर नगर क्षेत्र में इसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। तो आइए इस पत्र में आगे क्या दिया गया है ये देख लेते हैं। यहां पे देख सकते हैं, यहां पे दो प्रस्ताव पहले भी भेजे गए हैं, 31 मार्च 2021 और फिर से यहां पे देख सकते हैं आप 24/12/2020। तो दो बार प्रस्ताव बना के ये भेजा गया चुका है और ये प्रस्ताव भी ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों का विकल्प के आधार पर स्थानांतरण के संबंध में ही भेजा गया था। इसमें संशोधन किया गया है और संशोधन करने के बाद पुनः ये प्रस्ताव महानिदेशक महोदय ने भेजा है। इसमें क्या कुछ दिया गया है आइए देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों का नगर क्षेत्र में स्थानांतरण की प्रक्रिया एनआईसी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से संपादित कराई जाएगी। उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या दिनांक 28/10/1996 द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय विद्यालयों से नगर क्षेत्र में स्थानांतरण पर प्रतिबंध होने, नगर क्षेत्र में नवीन नियुक्ति का प्रावधान न होने एवं विगत वर्षों में अध्यापकों के सेवानिवृत्त होने के कारण नगर क्षेत्र के विद्यालयों में अधिक संख्या में अध्यापकों के पद रिक्त हो गए हैं। जबकि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में उत्तर प्रदेश अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 में निहित प्रावधानानुसार ग्रामीण क्षेत्र में सहायक अध्यापक के पदों पर की गई नवीन नियुक्तियों से पर्याप्त संख्या में अध्यापक उपलब्ध हो गए हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों कि निश्चित रूप से यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में 5 वर्ष की सेवा अनिवार्य कर दी गई है 2008 के नियम के अनुसार। तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में पूरी तरह से अध्यापक भरे गए हैं, लेकिन नगर क्षेत्र पूरी तरह से खाली है। और यहाँ इसी क्रम में आगे बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों से नगर क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में स्थानांतरण हेतु विकल्प के आधार पर निम्न कारणों से विचार किया जा रहा है। अब कारण क्या है, इसमें यह बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात पूर्व की तुलना में नवीन भर्तियों, पदोन्नति एवं समायोजन इत्यादि के कारण बेहतर हुआ है। जबकि नगरीय क्षेत्रों में नियुक्ति पर प्रतिबंध होने, शिक्षकों की सेवानिवृत्ति इत्यादि कारणों से शिक्षकों की संख्या में अत्यधिक कमी हो जाने के कारण पठन पाठन का कार्य प्रभावित हो रहा है। कार्यालय स्तर पर उपलब्ध सूचना के आधार पर नगरीय क्षेत्र में अवस्थित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति निम्नवत है। तो दोस्तों, जो कार्यालय में सूचना मिली है उस आधार पर यह चार्ट दिया गया है और एक दृष्टि में यहाँ से सीधे पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है। यहाँ पे नगर क्षेत्र के यदि प्राथमिक विद्यालयों की बात करें तो 3906 विद्यालय हैं। इसमें अगर बच्चों की बात करें तो इतने बच्चे हैं, लेकिन वहीं पे आरटी मानक के अनुसार शिक्षकों की बात करें तो शिक्षकों की जो आवश्यकता है वो 14,939 शिक्षकों की आवश्यकता है और मात्र 3,390 शिक्षक ही नगरीय क्षेत्र में है। वहीं पे शिक्षकों की कमी की बात करें तो 11,549 शिक्षकों की यहाँ पे कमी बनी हुई है। परसेंटेज में यदि देखें तो ये 77% होता है। तो 77% नगर क्षेत्र में सीट जो है वो रिक्त है। ऐसे में यहाँ पे उच्च प्राथमिक विद्यालय की बात करें तो यहाँ पे विद्यालयों की संख्या 1198 है। बच्चों की संख्या इतनी है, वहीं शिक्षकों की संख्या जो मानक है उसके अनुसार 4430 होनी चाहिए, जबकि शिक्षकों की संख्या यहाँ पे मात्र 2630 है और यहाँ पे 1800 शिक्षकों की कमी है। परसेंटेज में यदि देखें तो 40% सीट यहाँ पे रिक्त है उच्च प्राथमिक विद्यालयों में। तो इस तरह से प्राइमरी में 77% और जूनियर स्तर पर 40% सीट रिक्त हैं अध्यापकों के। तो सहज कल्पना आप कर सकते हैं कि किस प्रकार से नगरीय क्षेत्र में पढ़ाई बाधित हो रही होगी। आइए दोस्तों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
उपरोक्तानुसार नगरीय क्षेत्र में अवस्थित प्राथमिक विद्यालयों में आरटीई मानक के अनुसार 77% तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 40% पद रिक्त हैं। अत्यधिक संख्या में पद रिक्त होने के कारण विद्यालयों के शैक्षिक गतिविधियों एवं छात्र नामांकन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। उक्त स्थिति में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों का अनुपालन करना संभव नहीं हो पा रहा है। उक्त के दृष्टिगत यह अपरिहार्य है कि ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में तर्कसंगत तैनाती की जाए। इस हेतु ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों से नगर क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में उनके विकल्प के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित करते हुए स्थानांतरण पर विचार किया जाए। और यहाँ दोस्तों नीचे की तरफ दिया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों का विकल्प के आधार पर स्थानांतरण के संबंध में संशोधित प्रस्ताव निम्नवत है। तो यहाँ पे क्या प्रस्ताव दिया गया है, पहले बिंदु में ये बताया जा रहा है, स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नवत समिति होगी, जो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विकल्प प्राप्त कर वरिष्ठता निर्धारित करते हुए स्थानांतरण की कार्यवाही पूर्ण करेगी। यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय को अध्यक्ष बनाया गया है, मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष होंगे, प्राचार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान को सदस्य बनाया गया है, वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सदस्य और सचिव दोनों बनाया गया है, और वहीं वित्त एवं लेखाधिकारी भी इसमें सदस्य होंगे। नीचे बताया जा रहा है दूसरे बिंदु में, ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में कार्यरत सहायक अध्यापकों के स्थानांतरण के लिए निम्नवत प्रतिबंध या शर्तें मान्य होंगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शर्तें क्या होंगी ये देख लेते हैं। यहाँ पहले बिंदु में ये बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों का नगर क्षेत्र में स्थानांतरण की प्रक्रिया एनआईसी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से संपादित कराई जाएगी। तो ठीक है, ये ऑनलाइन की बात की जा रही है कि ऑनलाइन ये प्रक्रिया होगी। दूसरे बिंदु में देखते हैं, ऐसे सहायक अध्यापक अध्यापिका जो अपनी तैनाती कार्यरत जनपद में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक न्यूनतम 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके हों, वह आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। अर्थात बिना किसी दंड के या बिना किसी सर्विस ब्रेक के 10 वर्ष की सेवा यहाँ पे अनिवार्य की गई है। जो 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिए होंगे वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। तीसरे बिंदु में यह बताया जा रहा है, असाध्य या गंभीर रोग से ग्रसित अध्यापक अध्यापिका तथा दिव्यांग अध्यापक अध्यापिका के संबंध में उपरोक्त बिंदु 2 में अंकित न्यूनतम सेवा पूर्ण करने संबंधी शर्त लागू नहीं होगी। ऐसे समस्त अध्यापक अध्यापिका आवेदन हेतु पात्र होंगे। यानी जो 10 वर्ष की ये प्रतिबंध बताया जा रहा है, अगर विकलांग या इन बीमारियों से ग्रसित है तो आपको ये प्रतिबंध यानी 10 वर्ष का प्रतिबंध आपके लिए नहीं होगा, ऐसे अध्यापकों के लिए ये प्रतिबंध नहीं होगा। चौथे बिंदु में बताया जा रहा है कि ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका वेतन भुगतान नियमित रूप से हो रहा हो, वह संतोषजनक सेवा पूर्ण की है, वह आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। यानी कि आपकी सेवा कहीं ब्रेक नहीं होनी चाहिए, कोई दंड नहीं होना चाहिए आपके ऊपर, तो ऐसे में आप आवेदन कर सकते हैं। पांचवें में बताया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय विद्यालय जिनमें 2 या 2 से कम अध्यापक कार्यरत हैं, ऐसे विद्यालयों के अध्यापक अध्यापिका आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा विद्यालय है जहां पे सिर्फ 2 शिक्षक हैं या 2 से कम है, तो ऐसे विद्यालय से कोई भी अध्यापक स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं करेगा नगर क्षेत्र के लिए। क्लियर। छठे बिंदु में यह बताया जा रहा है कि स्थानांतरण में यह ध्यान रखा जाएगा कि स्थानांतरण उपरांत ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित संबंधित परिषदीय विद्यालय में 2 अध्यापक कार्यरत बने रहें। अर्थात छठे बिंदु में कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी विद्यालय पर 3 शिक्षक कार्यरत हैं तो वहां पे तीनों आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसके जस्ट पूर्व पांचवें बिंदु में ये बताया जा रहा है कि यदि 2 शिक्षक कार्यरत हैं या 2 से कम है तो वो आवेदन ही नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में यदि किसी विद्यालय में 3 शिक्षक कार्यरत हैं तो वहां तीनों आवेदन कर सकते हैं। तो इस आधार पर भारांक तय किया जाएगा और भारांक के आधार पर किसी एक शिक्षक का स्थानांतरण नगर क्षेत्र में हो सकता है। ऐसे अध्यापक जो है यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे शर्त ये रखी जा रही है कि एक का स्थानांतरण होगा, क्योंकि इसलिए 2 अध्यापक वहां पे निर्धारित होने चाहिए, ये शर्त यहाँ पे दी जा रही है। तो यहाँ पे एक ही अध्यापक एक्स्ट्रा है तो एक का ही स्थानांतरण होगा। क्लियर। तीसरे बिंदु में यहाँ ये बताया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में स्थानांतरण हेतु आवश्यक तकनीकी चरण क्या होंगे। इसमें पहले बिंदु में बताया जा रहा है, जनपद में उपलब्ध रिक्तियों का चिन्हांकन करते हुए उक्त सूचना को निर्दिष्ट वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये अच्छी पहल है, आपको दिखेगा कि किस विद्यालय में नगर क्षेत्र के कितनी सीटें रिक्त हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ इस पेज पे दूसरा बिंदु काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे दिया गया है कि नगर क्षेत्र में स्थानांतरण से पूर्व अध्यापकों से इस आशय का शपथ पत्र लिया जाएगा कि वह नगर क्षेत्र में स्थानांतरण के बाद अपने संवर्ग में सबसे निम्न स्थान पर होंगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कोई ग्रामीण क्षेत्र का अध्यापक अगर नगर क्षेत्र में आता है तो इसकी सीनियरिटी लॉस हो जाएगी। नगर क्षेत्र में जितने भी अध्यापक होंगे उन सभी अध्यापकों में ये जूनियर होगा, यानी सबसे निचले पावदान पे होगा। क्लियर। यहाँ तीसरे बिंदु में बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में अवस्थित विद्यालयों में विकल्प के आधार पर स्थानांतरण हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तो ये तो क्लियर है, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होनी है। चौथे बिंदु को देखते हैं, निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवेदन पत्र अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरांत ही पूर्ण माना जाएगा, अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। आवेदन पत्र में अध्यापक द्वारा की गई त्रुटि यानी किसी भी त्रुटि के लिए, गलत आवेदन के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होंगे, और इसके अलावा अंतिम रूप से सबमिट किए गए आवेदन पत्र में किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा,
अगर आवेदन आप करते हैं और कोई त्रुटि कर देते हैं तो इसके लिए सारी जिम्मेदारी अध्यापक की दी जाएगी और यहाँ पे कोई संशोधन का भी चांस नहीं मिलेगा। यही बातें इसमें बताई जा रही हैं। यहाँ 5वें बिंदु में बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन के समय आवेदक द्वारा अपना पूर्ण विवरण ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पत्र में भरा जाएगा तथा फोटो एवं हस्ताक्षर निर्दिष्ट स्थान पर करके अपलोड किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन पत्र में आवेदक द्वारा भरे गए मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से वन टाइम पासवर्ड अर्थात OTP भेजा जाएगा, जिसे वेबसाइट पर निर्दिष्ट स्थान पर भरकर रजिस्ट्रेशन पत्र का प्रिंट आउट अध्यापकों द्वारा लेते हुए रजिस्ट्रेशन पत्र सुरक्षित रखा जाएगा। अर्थात इसी OTP के माध्यम से आप अपने प्रिंट आउट को निकाल सकते हैं और उसे सुरक्षित रख सकते हैं। 6वें बिंदु में बताया जा रहा है रजिस्ट्रेशन के उपरांत अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पूर्ण किया जाएगा। संबंधित अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा भरे गए रजिस्ट्रेशन पत्र एवं आवेदन से संबंधित अभिलेखों की छाया प्रतियों को स्व प्रमाणित कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा। यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के कार्यालय में भी इस प्रिंट आउट को छाया प्रति को स्व प्रमाणित करके आपको जमा भी करना है। 7वें बिंदु में बताया जा रहा है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथियों के मध्य काउंसलिंग का आयोजन कराया जाएगा, जिसमें शासनादेश में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र तथा अभिलेखों प्रमाण पत्रों के सत्यापन की कार्यवाही की जाएगी। तत्पश्चात जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथियों के मध्य ऑनलाइन सत्यापन की कार्यवाही की जाएगी। यहाँ 8वें बिंदु में यह बताया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित कर उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष वरिष्ठता के आधार पर स्थानांतरण की कार्यवाही की जाएगी। गुणांक के आधार पर वरिष्ठता निर्धारण निम्नवत किया जाएगा। यानी अध्यापकों का वरिष्ठता सूची कैसे बनेगी, किस भारांक के आधार पर बनेगी, वो चीज़ यहाँ पे लिस्ट में दी गई है। आइए देखते हैं। यहाँ पे मानक दिया गया है और यहाँ अधिकतम भारांक कितना दिया जाएगा किस कार्य के लिए, तो उसमें दिया गया है। यहाँ पे पहले बिंदु में ये बताया जा रहा है कि सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 1 अंक दिया जाएगा। यानी कि अगर आपकी 2 वर्ष की सेवा हुई तो यहाँ पे 2 अंक मिलेंगे और यहाँ 10 वर्ष की आपकी सेवा हुई तो 10 अंक मिलेंगे। यानी जितने वर्ष आपकी सेवा हुई उतने वर्ष हर वर्ष के लिए 1-1 अंक प्रदान किए जाएंगे। क्लियर। यहाँ पे दूसरे बिंदु बताया जा रहा है कि असाध्य या गंभीर रोग से ग्रसित अध्यापक अध्यापिका स्वयं हो या फिर उनके पति पत्नी या अविवाहित पुत्र पुत्री हो तो उसके लिए 15 अंक का भारांक है। वहीं दिव्यांग अध्यापक अध्यापिका हैं, पति पत्नी या स्वयं हो या अविवाहित या पुत्र पुत्री हो तो उसके लिए भी 10 अंक है। शिक्षक शिक्षिका जिनके पति या पत्नी सरकारी सेवा भारत सरकार, भारतीय थल सेना, वायुसेना या फिर नौसेना में केंद्रीय अर्धसैनिक बल में हो या फिर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के अधीन हो तो इसके लिए भी 10 अंक का प्रावधान किया गया है। वहीं नीचे अगर 5वें बिंदु की बात करें तो एकल अभिभावक पुत्र पुत्रियों का अकेले पालन करने वाले ऐसे अध्यापक, जैसे मतलब एक ही गार्जियन हो पुत्र पुत्री का पालन करता हो, तो ऐसे अध्यापकों के लिए भी 10 अंक का भारांक रखा गया है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दोस्तों यहाँ हम दूसरे पेज पे आ चुके हैं और यहाँ 6वें बिंदु में ये बताया जा रहा है कि यदि कोई महिला अध्यापिका है तो उसे 5 अंक का भारांक दिया जाएगा। अर्थात जितनी भी महिला अध्यापिकाएं हैं, महिला होने के नाते उन्हें 5 अंक का भारांक मिल जाना है। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापक अध्यापिकाएं दी हैं तो 5 अंक, और यहाँ पे राज्य पुरस्कार प्राप्त अध्यापक अध्यापिकाएं तो उन्हें 3 अंक का भारांक दिया जाएगा। 10वें बिंदु में यह बताया जा रहा है कि यदि कोई अध्यापक गंभीर रूप से बीमार है या फिर असाध्य रोगी है तो उसको 27 दिसंबर 2016 का जो प्रावधान है, शासनादेश है, उसी के अनुसार उसे लाभ दिया जाएगा। 11वें बिंदु में गंभीर रोग या असाध्य रोग से जो बीमार लोग हैं उनको कहाँ से कहाँ का सर्टिफिकेट मान्य होंगे उसके संस्थानों के बारे में दिया गया है। 12वें बिंदु में ये बताया जा रहा है कि यदि कोई विकलांग अध्यापक अध्यापिका है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत जो प्रमाण पत्र होगा उसमें 40% से अधिक या 40% की विकलांगता होनी चाहिए। 13वें बिंदु में ये बताया जा रहा है कि अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के सत्यापन में कोई फर्जी या कूटरचित पाए जाते हैं तो संबंधित अध्यापक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। 14वें बिंदु में ये बताया जा रहा है स्थानांतरण के उपरांत संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त करने के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किए जाएंगे। 15वें बिंदु में ये बताया जा रहा है स्थानांतरण के उपरांत संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रेरणा पोर्टल, मानव संपदा पोर्टल पर 7 दिवस के अंदर स्थानांतरित शिक्षकों के विवरण को अपलोड किया जाएगा। 16वें बिंदु में ये बताया जा रहा है शासनादेश में निर्गत होने के 10 कार्य दिवस में स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए पोर्टल खोला जाएगा। अतः अनुरोध है कि ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों का नगरीय क्षेत्र में विकल्प के आधार पर स्थानांतरण किए जाने के संबंध में यथावश्यक शासनादेश निर्गत करने का कष्ट करें। बहुत ही विजय किरण आनंद जी। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस पत्र में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं हम आपके समक्ष रखे हैं और आपने समझा होगा। निश्चित रूप से कोई अगर और सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे सवाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर में लिखे नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल वाले ऑप्शन के साथ प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।